पंजाब में स्थित सिख धर्म के 3 तख्त साहिबान वाले शहरों को पावन शहरों का दर्जा देना पंजाब सरकार के लिए बड़े सौभाग्य की बात है। ये शहर है श्री अमृतसर साहिब, श्री आनंदपुर साहिब और तलवंडी साबो। ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਜੋਂ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। नमस्कार, वर्ल्ड न्यूज में आज सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात के बीच टकराव बढ़ता जा रहा है। खाड़ी के ये दोनों देश तीसरे देश को लेकर भिड़ गए हैं। सऊदी अरब के दबाव में यूएई को बड़ा फैसला लेना पड़ा है। ये दोनों देश अमेरिका के करीबी माने जाते हैं, लेकिन अभी तक अमेरिका ने इस पर चुप्पी साध रखी है। एक तरफ जहां ईरान और इजराइल के बीच पहले से ही हालात बिगड़े हुए हैं, उसी समय सऊदी अरब और यूएई का टकराव शुरू होना अमेरिका की चिंता का बड़ा कारण बन सकता है। सऊदी अरब के हमले ने यूएई को बुरी तरह से हिला दिया है और अब यमन से सेना हटाएगा यूएई, इस बात का ऐलान यूएई की सरकार ने कर दिया है, लेकिन सऊदी के तमाम आरोपों को झूठा बताया है। खाड़ी के दो देशों के बीच शुरू हुए विवाद पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा, लेकिन आइए जरा उन खबरों को भी देख लें जिन पर आगे होगी बात। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया को दी जा रही अंतिम विदाई। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दी जिया को श्रद्धांजलि। बांग्लादेश में चल रहा है शोक। इजराइल और ईरान के बीच फिर शुरू हो सकती है जंग। ईरान को चेतावनी, हमला हुआ तो मिलेगा सख्त जवाब। जंग को तैयार है ईरान। अमेरिकी थिंक टैंक की रिपोर्ट में दावा, 2026 में फिर हो सकती है भारत और पाकिस्तान की जंग। इस बार भी कश्मीर में आतंकी हमला बन सकता है जंग का कारण। और चलते चलते में देखेंगे 2025 में दुनिया में किन किन खोजों ने खींचा ध्यान। आलू की उत्पत्ति को लेकर हुआ बड़ा खुलासा। इन सभी खबरों पर हम विस्तार से करेंगे बात, लेकिन पहले एक नजर हेडलाइंस पर। चीन के खिलाफ चीन में हुई बैठक। बीजिंग में हुई क्वाड देशों के राजदूतों की बैठक। भारतीय राजदूत भी हुए शामिल। अमेरिकी राजनयिक ने जारी की तस्वीर। चीन में उइगर गाने सुनना हुआ अपराध। डाउनलोड और शेयर करने पर भी होगी जेल। बेश पेड़े सहित कई लोकगीत सुनने पर लगा बैन। पुतिन के आवास पर हमले के बाद यूरोप को सताई सुरक्षा की चिंता। रूस ने बेलारूस में हाइपरसोनिक मिसाइलों की तैनाती शुरू की। ड्रोन और मिसाइल कारोबार पर अमेरिका की सख्ती। ईरान, वेनेजुएला के 10 लोगों और कंपनियों पर प्रतिबंध। सुरक्षा को देखते हुए उठाया गया कदम। सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। खाड़ी के ये दोनों देश जो 5-6 साल से गहरे दोस्त थे, दोनों सुन्नी मुस्लिम वाले देश हैं, लेकिन आज कट्टर दुश्मन बन गए हैं। यमन मसले पर सऊदी अरब और यूएई में ठन चुकी है। सऊदी अरब ने यमन में यूएई से जुड़े हथियारों की खेप पर हवाई हमला किया। यमन के दक्षिणी बंदरगाह शहर मुकल्ला पर सऊदी अरब की आर्मी ने दनादन बम बरसाए। हमले के बाद धमकी दी कि अगर यूएई ने 24 घंटे में अपनी सेना यमन से नहीं हटाई तो जो कुछ होगा उसका जिम्मेदार यूएई ही होगा। इसका असर भी दिखाई दिया है। सऊदी की धमकी के कुछ ही देर बाद यूएई के रक्षा मंत्रालय की तरफ से बयान जारी किया गया है। कहा गया है कि हम यमन से अपनी बची सैन्य मौजूदगी भी खत्म कर देंगे, अपने सभी सैनिकों को वापस बुला रही हैं। लेकिन सऊदी अरब ने हमारे जहाज पर हमला कर दुश्मनी की शुरुआत की है। सऊदी अरब जो आरोप लगा रहा है वो पूरी तरह से झूठे हैं। उनका कहना है कि हमला हथियार लदे जहाज पर किया गया, जबकि जहाजों पर कोई हथियार ही नहीं था। हमने यमन को हथियार नहीं भेजे थे। यूएई यमन की संप्रभुता का पूरा सम्मान करता है, वैध सरकार की बहाली और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई का समर्थन कर रहा है। मुकल्ला पहुंचे जहाज में यूएई सैनिकों के इस्तेमाल के लिए वाहन थे। सऊदी अरब ने हमला कर दुश्मनी वाला काम किया है। दरअसल यूएई की फुजैरा से 2 जहाज 30 दिसंबर को यमन के मुकल्ला बंदरगाह पहुंचे थे। इसके कुछ ही समय बाद सऊदी अरब ने मुकल्ला पर बमबारी कर दी। सऊदी अरब का आरोप है कि जहाज पर सिर्फ वाहन नहीं थे, हथियार भी लदे थे। इसमें 80 वाहन थे और साथ में भारी संख्या में कंटेनर्स थे जिनमें तमाम हथियार लदे हुए थे। इसके अलावा विस्फोटक भी था। ये सारा सामान हमारी जानकारी के बिना पहुंचा था और अलगाववादियों के हाथ लगना था। हथियार की ये खेप अबू धाबी समर्थित सदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल यानी एसटीसी को हथियार देने के लिए भेजी गई थी। एसटीसी को सऊदी अरब अपने लिए खतरा मानता है। वैसे भी ये कहा जा रहा है कि ये यमन में संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई के बीच जो टकराव हुआ है उसका कारण दोनों ही देशों की बढ़ती ताकत को बताया जा रहा है। दोनों ही देश इस्लामिक दुनिया का खलीफा बनना चाहते हैं। इसे लेकर पश्चिम एशिया में 4 देशों के बीच दौड़ लगी हुई है। तुर्की और ईरान भी इस दौड़ में शामिल है। अब तक सऊदी अरब का इस्लामिक मुल्कों पर दबदबा रहा है और वो इस दबदबे को कायम रखना चाहता है, इसलिए उसने यूएई के जहाजों को निशाना बनाया। अब बात करेंगे बांग्लादेश की। बांग्लादेश की पहली महिला प्रधानमंत्री खालिदा जिया ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया।
80 साल की उम्र में लंबी बीमारी के बाद खालिदा जिया का निधन हो गया और आज बीएनपी प्रमुख का अंतिम संस्कार किया जा रहा है। खालिदा को संसद परिसर में उनके पति और बांग्लादेश के पूर्व राष्ट्रपति जियाउर रहमान की कब्र के पास राजकीय सम्मान के साथ दफनाया जा रहा है। मानिक मियां एवेन्यू के पश्चिमी छोर पर उनकी जनाजे की नमाज अदा की जाएगी। अंतिम संस्कार में बड़ी संख्या में राजनीतिक नेता, समर्थक और आम लोग शामिल हो रहे हैं। वहीं भारत की तरफ से विदेश मंत्री एस जयशंकर अंतिम संस्कार में शामिल होने पहुंचे हैं। पाकिस्तान के डिप्टी पीएम इशाक डार समेत कई विदेशी नेता बांग्लादेश पहुंचे और जिया को श्रद्धांजलि दी। जिया के निधन के चलते बांग्लादेश का माहौल गमगीन दिखाई दे रहा है। जिया का जाना उनकी पार्टी बीएनपी के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि इस वक्त बांग्लादेश में चुनाव चल रहा है और चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा भारत विरोध बना हुआ है। भारत के सियासी दल और सरकार की तरफ से भारत पर चुनाव प्रक्रिया में बाधा पहुंचाने के आरोप लगाए जा रहे हैं। यहां तक आरोप लगाए गए हैं कि उस्मान हादी की जान लेने वाला आरोपी भारत में शरण लिए हुए है, लेकिन बांग्लादेश का यह दावा भी झूठा निकला है। दरअसल बांग्लादेश को हिला देने वाले उस्मान हादी मामले के मुख्य आरोपियों में से एक फैसल करीम मसूद पहली बार सामने आया है। आरोपी फैसल करीम मसूद ने वीडियो जारी किया है, जिसके बाद इस मामले में नया मोड़ आ गया है। मसूद ने उस्मान हादी की जान लेने की साजिश में शामिल होने से इनकार किया है। मसूद ने दावा किया है कि वो फिलहाल दुबई में है। साथ ही वो कह रहा है कि उसका उस्मान हादी की जान लेने में कोई हाथ नहीं है। फैसल के मुताबिक हादी के साथ उसका रिश्ता सिर्फ बिजनेस की वजह से था और उसने अलग अलग समय पर राजनीतिक वजहों से डोनेशन दिया था। उसे और उसके परिवार को इस मामले में झूठा फंसाया जा रहा है और जान बचाने के लिए वो दुबई भाग कर आ गया है। अभी तक बांग्लादेश दावा करता आया है कि उस्मान हादी की जान लेने के बाद उसके आरोपी भारत भाग गए हैं, लेकिन अब मसूद ने बांग्लादेश के दावे की पोल खोलकर रख दी है। पुलिस को झूठा बताया है। मसूद के वीडियो ने कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। इस बीच बांग्लादेश में हालात और ज्यादा बिगड़ते जा रहे हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे लगातार हमलों के बीच एक और चौंकाने वाली घटना सामने आई है। मेमनसिंह जिले में एक कपड़ा फैक्ट्री के अंदर हिंदू कर्मचारी की गोली मारकर जान ले ली गई। बीते 12 दिनों में बांग्लादेश में हिंदू की जान लेने का यह तीसरा मामला है। इस मामले में उनके ही साथी नोमान मियां को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि यह घटना ऐसे समय पर हुई है जब देश में हिंदुओं की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल उठ रहे हैं और अब इस घटना से लोगों में खौफ है। अब आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे ईरान और इजराइल के बीच बढ़ते तनाव की। जून में 12 दिन की जंग के बाद एक बार फिर इन दोनों ही देशों के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है और ये तनाव कभी भी जंग में बदल सकता है। दोनों ही तरफ से इस वक्त बेहद तीखी बयानबाजी की जा रही है। बेंयामिन नेतन्याहू हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मिले थे, जिसमें उन्होंने ईरान पर हमला करने की परमिशन मांगी और खबर ये आ रही है कि ट्रंप से नेतन्याहू को इसकी परमिशन मिल भी गई है, जिसके बाद ये तय माना जा रहा है कि नए साल की शुरुआत के साथ ही कभी भी ईरान और इजराइल के बीच जंग शुरू हो सकती है और इस बार की जंग पहले से ज्यादा भयानक हो सकती है। खबरें तो यहां तक आ रही हैं कि अगर ईरान को लगा कि इजराइल हमला कर सकता है तो पहला हमला ईरान खुद भी कर सकता है। एक साथ 2000 मिसाइलें इजराइल पर दाग सकता है, यानी ईरान ही जंग की शुरुआत कर सकता है। वैसे भी ईरान लगातार जंग की तैयारी कर रहा है। इस बीच ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान की तरफ से भी सख्त बयान सामने आया है। पेजेश्कियान ने कहा है कि ईरान किसी भी हमले का बेहद कड़ा जवाब देने को तैयार है। उन्होंने एक्स पर अमेरिका और इजराइल का नाम लिए बिना पोस्ट किया। किसी भी हमले पर इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान का जवाब कड़ा होगा और हमलावर को इसका अफसोस होगा। पेजेश्कियान के बयान से साफ है कि ईरान जंग की पूरी तैयारी कर चुका है। इस बीच मोसाद और CIA की भी ईरान में सक्रियता की खबरें सामने आ रही हैं। ईरान के कुछ शहरों में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन भी हुए हैं। प्रदर्शन के पीछे इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद और अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA का हाथ माना जा रहा है। दरअसल राजधानी तेहरान के सादी स्ट्रीट और ग्रैंड बाजार के इलाकों में व्यापारियों और दुकानदारों ने प्रदर्शन किया। कई जगहों पर दुकानें बंद रहीं। प्रदर्शन उस वक्त तेज हुए जब ईरान की मुद्रा रियाल डॉलर के मुकाबले रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच गई। इससे खाने पीने की चीजों और रोजमर्रा के सामान की कीमतें और बढ़ गई। ईरान की तरफ से जारी महंगाई आंकड़ों को देखें तो यहाँ महंगाई दर 42% से ज्यादा बनी हुई है। महंगाई का सबसे ज्यादा असर खाने की चीजों पर दिख रहा है। इसके दाम 70% से अधिक बढ़ चुके हैं। बढ़ती महंगाई के चलते ईरान के सेंट्रल बैंक के प्रमुख मोहम्मद रजा फरजीन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। वैसे ईरान की तरफ से कहा जा रहा है कि इस प्रदर्शन के पीछे अमेरिका और इजराइल का हाथ है। वैसे ईरान में खामेनी और सरकार के खिलाफ अगर प्रदर्शन हो रहे हैं और उसकी तस्वीरें और वीडियो सामने आ रही हैं, तो इससे पश्चिमी देशों के उस दावे की भी पोल खुल रही है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि ईरान में लोगों के पास विरोध प्रदर्शन का अधिकार ही नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव की। भारत और पाकिस्तान के बीच इस साल मई में 4 दिन तक जंग चली थी। इस जंग को लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दावा करते रहे हैं कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान पर दबाव बनाकर सीजफायर कराया था। अब चीन भी यही बोलने लगा है। इस बीच अमेरिका के एक बड़े थिंक टैंक काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस यानी CFR की तरफ से दावा किया गया है कि 2026 में ये सीजफायर टूट सकता है।
और एक बार फिर इन दोनों देशों में जंग हो सकती है। रिपोर्ट में कहा गया है कि जंग का कारण इस बार भी कश्मीर में बढ़ती आतंकवादी गतिविधि ही बनेगी। कश्मीर में एक बड़ा आतंकी हमला जंग का रूप ले लेगा। CFR की रिपोर्ट अमेरिकी विदेश नीति के एक्सपर्ट के सर्वे पर आधारित है। अमेरिकी थिंक टैंक की रिपोर्ट में कहा गया है कि अगर ये दोनों देश लड़ते हैं तो इसका असर अमेरिका पर भी पड़ेगा। ये बात तो आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर के अप्रैल में पहलगांव में आतंकियों ने पर्यटकों को निशाना बनाया था। इसे लेकर भारत ने ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत की थी और ये जंग में बदल गया था। और इस बार भी एक आतंकी हमला भारत और पाकिस्तान में जंग का कारण बन सकता है। इस रिपोर्ट में भारत और पाकिस्तान के अलावा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में जंग की संभावना जताई गई है। इसके पीछे पाकिस्तान में लगातार होने वाले आतंकी हमलों को कारण माना जा सकता है। पाकिस्तान में बलूच विद्रोही और TTP लगातार पाकिस्तानी सेना पर हमला कर रहा है। पाकिस्तान का दावा है कि अफगानिस्तान TTP विद्रोहियों को शरण दे रहा है। अगर पाकिस्तान और अफगानिस्तान में लड़ाई होती है तो इसका अमेरिका के हित पर ज्यादा असर नहीं होगा। उल्टा अमेरिका इसका फायदा ही उठा सकता है। जिस बगराम एयरबेस को हासिल करने का दबाव अमेरिका अभी तक तालिबान सरकार पर बना रहा है, उसे वो हासिल कर सकता है। इस पूरी सर्वे रिपोर्ट में कुल 30 संभावित टकरावों को लेकर बात की गई है। इस रिपोर्ट में भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष की स्थिति की आशंका जताई गई है। उल्लेख पाकिस्तान अफगानिस्तान संबंधों को लेकर भी है। और अब चलते चलते में जानेंगे कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए कैसा रहा साल 2025। साल 2025 खत्म होने को है और 2026 का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। लेकिन ये साल साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए वाकई कई मायनों में अच्छा रहा। इस एक साल ने साबित कर दिया कि इंसान की कल्पना की कोई सीमा नहीं है। तो आइए जानते हैं उन दिलचस्प डिस्कवरी और इन्वेंशन के बारे में जिसने साइंस और टेक्नोलॉजी की दुनिया में नई मिसाल पेश की। सबसे पहले बात करते हैं फोटोसिंथेटिक स्लग। वैज्ञानिकों ने एक ऐसे सी स्लग का पता लगाया जो पौधों की तरह फोटोसिंथेसिस करता है। ये अलगी खाता है और धूप से अपना खाना बनाता है। इनविजिबल कलर, एक ऐसा नया रंग खोजा गया जिसे इंसान बिना स्पेशल गैजेट के नहीं देख सकते। इसे देखने वाले 5 लोगों ने इसे अल्ट्रा ब्लू जैसा बताया है। आलू का सच, DNA रिसर्च से पता चला कि लगभग रोज खाया जाने वाला आलू असल में एक प्राचीन टमाटर जैसे पौधे का वंशज है। पर्सनलाइज्ड जीन थेरेपी, एक नवजात बच्चे की जान बचाने के लिए खास उसके लिए कस्टमाइज्ड जीन थेरेपी बनाई गई। मून्स ऑफ सैटर्न, शनि यानी सैटर्न के 128 नए चंद्रमा खोजे गए जिससे इसकी कुल संख्या 274 हो गई। अब पूरे सोलर सिस्टम में सबसे ज्यादा मून शनि ग्रह के पास है। लैब में बने अंग, वैज्ञानिकों ने लैब में धड़कता हुआ ह्यूमन हार्ट और यूरिनरी ट्रैक टिश्यू तैयार किए। अब ऑर्गन डोनेशन के इंतजार की जरूरत नहीं होगी। 6000 नए एक्सोप्लैनेट्स, सौरमंडल के बाहर खोजे गए ग्रहों यानी एक्सोप्लैनेट्स की संख्या 6000 पाई गई है। इससे ब्रह्मांड अब और बड़ा लगने लगा है। डेनिसोवन मिस्ट्री, चीन में मिले एक पुराने स्कल ने 100 साल पुराने राज खोल दिए। ये स्कल डेनिसोवन ह्यूमन की थी। ये एक विलुप्त मानव प्रजाति थी। सेंचुरी बैटरी, एक चीनी कंपनी ने ऐसी न्यूक्लियर बैटरी का प्रोटोटाइप बनाया है जो बिना चार्ज किए 100 साल तक चलेगी। क्वांटम लीप, एक नई क्वांटम चिप पेश की गई जो भविष्य के क्वांटम कंप्यूटिंग में काफी कारगर साबित हो सकती है। सबसे दूर की आकाशगंगा, स्पेस टेलीस्कोप ने ब्रह्मांड के छोर पर मौजूद अब तक की सबसे पुरानी और दूर की गैलेक्सी ढूंढ निकाली। प्राइवेट मून लैंडिंग, इतिहास में पहली बार एक प्राइवेट कंपनी फायरफ्लाई एरोस्पेस के यान ने चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग की। लंबी उम्र, बेहतर हेल्थ केयर की वजह से इंसान की औसत आयु बढ़ गई है। अब हम 1950 के मुकाबले 20 साल ज्यादा जी रहे हैं। भारत का दम, इसरो ने अपना अब तक का सबसे वजनी कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च कर दुनिया को अपनी ताकत दिखाई। यानी देखा जाए तो जाते जाते साल 2025 ने साबित कर दिया कि इंसान की जिज्ञासा और विज्ञान की कोई सीमा नहीं है। ब्रह्मांड की गहराइयों से लेकर हमारे शरीर के DNA तक हर खोज ने भविष्य के नए दरवाजे खोले हैं। और ये तो बस शुरुआत है। सोचिए जब ये तकनीकें आम होंगी तो हमारी दुनिया कितनी बदल जाएगी। फिलहाल वर्ल्ड न्यूज में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए DB लाइव। नमस्कार।